को प्रोफेसर जीएन साई बाबा और बाकी सब लोग छूटे थे। एग्जैक्ट 7 साल के बाद में 5 मार्च 2024 को उनका एक्विटल हो गया था। 2 बार हाई कोर्ट से एक्विटल होने के बाद में फाइनली 7 मार्च को वो बाहर आए थे और 8 मार्च को हम पिछले साल इसी हॉल में हम बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जब वो बाहर आए, बाकी सब लोग, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, तो हमको ये नहीं था कि इस तरीके से इतना जल्दी हम लोगों को उनका मेमोरियल मीटिंग करना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था जिस तरीके से चीज़ें हुई 1 साल के अंदर में। तो आज हम सब 7 मार्च एक सिर्फ डेट नहीं है, ये हम सबको याद रखना चाहिए। ये हमको हर वक्त रिमाइंड कराता है कि किस तरीके से पूरे लॉ को बाईपास करते हुए उनका कन्विक्शन किया गया, पूरे ड्यू प्रोसेस को। और उसके बाद प्रोफेसर साईं बाबा बाहर आए और फिर उनका जो जिस तरीके की कंडीशन में वो जेल से बाहर आए, तो लगभग 6 महीना तक ही वो लोग हमारे बीच में रह पाए। और जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन जिस लेवल की उनकी हुई लगातार 7 साल के अंडर सेल के इनकार्सरेशन के दौरान में, ये उसी का नतीजा था। तो प्रोफेसर जीएन साई बाबा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो विचार है, जिस चीज़ के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी लड़ते रहे, ह्यूमन राइट्स के लिए ऑल ओवर इंडिया या अप्रोच सेक्शन का जो राइट्स हैं उनके लिए उन्होंने फाइट किया और अपने डेथ तक वो ये काम करते रहे। तो और उसी का कंसिक्वेंसेस उनको जेल में जाना पड़ा। तो और जिस चीज़ के लिए वो जेल में गए, हमको ये भी समझने की जरूरत है, वो चीज़ आज भी कंटिन्यूअस है, जिसके खिलाफ लड़ते लड़ते वो जेल में गए। याद है, हम सब लोगों को याद है कि वो जिस तरीके के केस को बनाया गया, क्योंकि जो प्रोफेसर जीएन साई बाबा उस समय दिल्ली में और सब ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविस्टों के साथ में जो यहाँ पर एक उन्होंने आदिवासियों के राइट के लिए सेंट्रल इंडिया में जो वॉर चल रही थी उस वक्त, उसके खिलाफ में उन लोगों ने सब लोगों के साथ मिलके फोरम अगेंस्ट वॉर ऑन पीपल बनाया और उसी लड़ाई को लड़ते लड़ते वो जेल चले गए। और वही सिचुएशन आज वहीं पर है, मतलब हालात उससे भी बद से बदतर हैं, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। जब हम साईं बाबा को याद कर रहे हैं तो उनकी जो लेगेसी है, उनका जो काम है, उसको हमको नहीं भूलना चाहिए और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमको उनका जो लेगेसी है उनको आगे बढ़ाना है और उनका जो लड़ाई रहा है उसको और भी मजबूत तरीके से हमको आगे लेके जाना है। तो मैं कॉमरेड डी राजा को इनवाइट करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। कॉमरेड डी राजा हमारे साथ हमेशा से खड़े रहे हैं, साईं के जेल जाने के दौरान से लेकर के उनके बाहर आने तक और आज तक वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और मैं इनवाइट करूंगा प्रोफेसर मोहंती को, वो स्टेज पर आ जाएं। प्रोफेसर मोहंती हमारे कमेटी फॉर द डिफेंस एंड रिलीज ऑफ डॉक्टर जीएन साई बाबा के मेंबर भी हैं और उन्होंने प्रोफेसर साईं के साथ में लगातार उनका एक रिश्ता रहा है। और मैं वसंता को इनवाइट करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। वसंता को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जो स्ट्रगल उन्होंने किया है, मतलब डेली स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, हम तो हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोफेसर साईं के लिए और लोगों के लिए हम करते हैं, लेकिन उनके जेल जाने से लेकर के 10 साल का इंतजार, वो 6 महीने में उनका इतना छोटा सा जो पीरियड रहा, वो मतलब वो ठीक से उनसे बातचीत भी नहीं कर पाए। उनको हमेशा इस चीज का मलाल रहा कि इतने सालों का जो एक गैप रहा उसको वो ऑक्यूपाई भी नहीं कर पाए, मतलब बातचीत के जरिए भी। प्रोफेसर जगमोहन को मैं इनवाइट करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। प्रोफेसर जगमोहन और प्रोफेसर नंदिता नारायण से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। प्रोफेसर नंदिता नारायण भी हमारे कमेटी फॉर द डिफेंस प्रोफेसर जीएन साई बाबा की मेंबर है और प्रोफेसर जगमोहन भी। और प्रोफेसर नंदिता नारायण हमेशा हमारे साथ खड़ी रहे हैं, साईं के केस से लेकर के जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं और जो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनके लिए हमेशा साथ खड़े रहे हैं। मैं कॉमरेड हेम मिश्रा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। कॉमरेड हेम
कॉमरेड हेम प्रोफेसर जीएन साई बाबा के साथ में अंडा सेल में ही थे और लगातार 7 साल के इनकार्सरेशन के बाद पिछले साल ही वो जेल में उनके साथ पिछले साल ही छूटे थे और ये हमारे बीच में हैं। तो जिस तरीके से चीजें हुई और जिस हद तक आके आखिरकार मतलब मुझे याद है आज ही का दिन था। मैंने साईं बाबा को कभी नहीं देखा था। इट्स लाइक मैं सिर्फ जानता था उनको कि प्रोफेसर हैं और लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स के स्ट्रगल में लड़ते लड़ते वो जेल में गए। तो मैंने उनको कभी देखा नहीं था, मिला भी नहीं था उनको। तो पहली बार आज ही का दिन था, मुझे याद है कि हम लोग जब वो दिल्ली आए वहां से नागपुर से, तो रात को हम पहली बार मिले थे। तो हमको ऐसा नहीं था कि वो इतना जल्दी वो चीजें हो जाएंगी। कुछ समय मिला उनके साथ में बिताने का, कुछ एम्स हॉस्पिटल में मिला, कुछ उनके घर पर। उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी। उन्होंने जो हमको सिखाया उस पर्टिकुलर पीरियड में भी कि किस तरीके से ये जो सारी चीजें हैं उनको हमको आगे बढ़ाना है। जो लड़ाई है, जो लगातार समाज में जो समाज का दबा कुचला तबका है वो अपने राइट्स के लिए जिस तरीके से फाइट करता है और उसके ऊपर जो ऑपरेशन होता है उसके लिए हमको खड़े रहना है उसके साथ में। तो मैं इसी के साथ में कॉमरेड डी राजा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें। कॉमरेड डी राजा। The Communist Party of India. I pay my tributes, respects to, how to say, my comrade Dr. Sai Baba. Dr. Sai Baba was one of the greatest revolutionaries in our contemporary history. I've been reading the last writings of Bhagat Singh. In one of the last letters, Bhagat Singh has written, revolutionaries not only lay down their lives for the ideals, but they can face every calamity. When I was reading those lines, somehow I could get Sai Baba. He was such a revolutionary who laid his life for his ideals. And again I must say, Bhagat Singh asked the church, if we were in a war against British, treat us as prisoners. Do not take us to the gallows for hanging. Shoot us down. This is what Bhagat Singh has written. Now, what happened to Comrade Sai Baba was nothing but an institutional murder. That is what we should understand. Yes, he believed in certain ideals. He fought for those ideals. He was an activist. He never tried to hide these things. And I used to meet him frequently. He used to visit our party headquarters to have a serious discussion. What is happening in our country? How to protect the rights of the people? How to unite, mobilize the people? He used to come and discuss what is happening today.
If we question the government, we are dubbed as urban Naxalites. We criticize the policies of the government, we are branded as urban Maoists or Naxals. When this issue was raised in Parliament, I did ask the government of the day, if you think left-wing extremism is the single most threat to the internal security, I would like to ask, as CPI, we differ on certain issues, ideological positions, at the same time on certain forms of struggle. But the left-wing extremists question the government of the day. They fight the policies which they think they are anti-people. That's what they are doing. And you consider they are posing the biggest threat to the internal security. I would like to ask, what about right-wing extremists? I can name RSS. How do you call it? Or hundreds of shadow armies led by RSS. How do you call them? They want to change the character of Indian state. Left-wing extremists are fighting the government of the day. Today, maybe one government, tomorrow, maybe a different government. So the left-wing extremists are fighting the government of the day, but the right-wing extremists are fighting in order to change the very character of Indian state. What is the character of Indian state? What is the character of Indian nation? Dr. Ambedkar made it clear, Indian state should be a secular democratic state. Indian nation should be a secular democratic republic. This is what Dr. Ambedkar made it clear emphatically. He never compromised, accepted the idea of Hindu Rashtra, the idea of theocratic nation. Ambedkar never accepted. Then Ambedkar made it clear, Indian state should be a welfare state. Indian state must ensure all means of livelihood to all its citizens, men and women. Indian state should be a welfare state. Welfare state. He did not directly call socialist state, but he made it clear Indian state should ensure all the means of livelihood to all citizens, and Indian state should ensure the right to live with dignity. Right to live with dignity. Indian state should see that wealth is not concentrated in the hands of a few. Whatever we have said in the directive principles of state policy in the Constitution, Dr. Ambedkar said it is nothing but socialism. So a state should be a welfare state, and that state should be a federal state, India, that is union of states. Ambedkar originally went to the extent of calling United States of India, but when he put it in Constitution, he put it as union of states.
Now what is happening? In the name of language, in the name of delimitation, what all happening in our country? This is because of the communal policies which in collaboration with crony capitalists that BJP-led government is pursuing. Sai Baba, our comrade Sai Baba, fought against these policies. The right-wing extremists who are trying to redefine Indian nationhood and to rewrite Indian history. Comrade Sai Baba was in the forefront of fighting against these forces. We call them the communal fascist forces. We call them the forces in collaboration with crony capitalists. That's what is happening in India. And Sai Baba stood against these policies. Sai Baba stood for the people, stood for the toiling people, and Dalits, Adivasis, or any section of the toiling masses. He stood for them. Now today what is happening in Chhattisgarh? Encounters. I am asking, does anyone know what exactly is happening in Chhattisgarh? How many people have been killed? Anybody knows? But the government of the day, the government headed by Ms. Modi, claims they are fighting the left-wing extremists, Naxals. The Home Minister shamelessly makes statement they will try to have Naxal Mukt Bharat. Earlier they claimed they will make Congress Mukt Bharat. Now Naxal Mukt Bharat. Tomorrow they will say Communist Mukt Bharat. Day after tomorrow, what they are going to say? We cannot imagine, because Mr. Modi has made it clear, communist ideology is a dangerous ideology. Sai Baba believed in communist ideology, if I understood him properly. He believed in communist ideology. What is communist ideology? It is an ideology, yes. It is a great ethics, way of life. What does it mean? We must treat human beings as human beings. We must have love, compassion to all fellow human beings, and no discriminations, no injustice. All are human beings. All should have liberty. All should have equality. There must be fraternity among all human beings. This is what we mean by communism. And Sai Baba was one who believed in such a great ideology and ideals. And we lost him. But it doesn't mean he is not with us. He is with us. A revolutionary can be killed, but a revolutionary can never be defeated. Sai Baba will never be defeated, and he will be victorious. He is with us. He is source of our inspiration. In fact, after his release, Sai Baba wanted to go for teaching again. He had a passion for teaching. Teaching means the good things, the ideals which he believed in. He wanted to go back for teaching.
I also, at a level, tried, but I could not succeed. I feel sorry and let down at this point of time. He had such a passion for teaching, and now he is no more. But how to carry forward his legacy, how to spread his ideas. This is the task before us. And we may belong to any political party or any civil society organization, but as long as we love our people, we love our nation, we should remain together and carry forward the legacy left by Professor Sai Baba. Now when I look at Chhattisgarh, the way Adivasis are being subjected to such tortures, killings, why it is happening? All mineral-rich forests are being handed over for corporate loot. The corporate houses, big business houses are looting our natural resources. In order to loot our natural resources, they think Adivasis must be eliminated or driven away from the rich forest areas. That is what is happening. This is India today, and here we need to fight. We need to fight. Bhagat Singh was there. He is not with us. Sai Baba was there. He is not with us. But the struggle has to continue. Fight has to continue. And we should carry forward this struggle, this fight. On this occasion, I would like to congratulate a few women. Tomorrow, the International Women's Day, 8th March. I express my good wishes, greetings to all women all over the country who are fighting for gender equality, gender justice. While conveying my good wishes and greetings, I would like to greet 3 women in particular in this meeting. The first woman, Vasanda, who is sitting here, wife of Sai Baba. That daughter, Mandira. I used to meet Mandira, young girl, but such a courage, confidence, and commitment as her father. She never broke down. She had great love for Sai Baba, but as individual, she never got broken. She stood up with a great courage and commitment. Vasanda, Sai Baba's wife, I keep meeting her since Sai Baba's days. I used to listen to their horrific experiences, the hard life they had to lead. But
Vasanta stood up, and the way she tried to reach out as a not as just wife, but as a woman, to reach out to the people and tell her story and asking for justice. The truth should triumph and justice should triumph. She fought all along when Sai Baba was in central prison in Nagpur. Everyone knows his condition. Even he could not go to washroom on his own, independently. But he did not give up his struggle. Whenever Vasanta used to come to my place, she used to ask for some journals. I asked, to whom? No, Sai Baba wants to read. He wants to get these journals. I am taking these journals in your residence. She used to take. And even to meet him in prison, they had to struggle, they had to suffer. I tried my level best to shift him from Nagpur to Hyderabad. I met the Home Minister, I met everyone, but I could not succeed. They had their own understanding of cases, law, everything. But we could not get him released from Nagpur to Hyderabad. Finally, he was acquitted, he was released. That is the last phase of the history. He came, he wanted to go back for teaching, it could not happen. But Vasanta, not just woman, as wife, as mother, the way she demonstrated her courage, commitment, remarkable, I must say. That is why I take this opportunity to specially greet and congratulate Vasanta and Mandira for their courage and commitment. Then I take this opportunity to congratulate one more woman. She is sitting here, Nandita Narayan, professor. Everyone knows she teaches in Delhi University. But people like us know her as a fighter, activist, standing in Jantar Mantar. The way she tried to build solidarity movement for Sai Baba, it was remarkable. And really, I give my respects and good wishes to Professor Nandita Narayan. We need people like her. Not only in universities, colleges, schools, in institutions, but in society. We need such people. Selfless, at the same time, fighting for everybody, fighting for the revolutionaries, fighting for the revolutionary cause and ideals. So friends, I don't need to take much of your time. When we remember Professor Sai Baba, I don't know whether I should call him Professor Sai Baba or what to do. He was my comrade. I lost my comrade, but my comrade will live in my mind forever, and he will remain as a source of inspiration. And on behalf of me,
my personal behalf, on behalf of my party, the Communist Party of India, we pay our tributes and we pay our respects, and the history will remember Sai Baba forever. He will be one of our great heroes, one of our great makers of the contemporary history. Thank you very much. सारे माओइस्ट के नाम पर उन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं और जो ग्राउंड लेवल एक्टिविस्ट हैं उनको उन केसेस में इम्प्लीकेट किया है। तो ये वॉर दो तरह के चल रहा है, एक वॉर है जो सिविल सोसाइटी जो मास मूवमेंट है, जो ओपन मास मूवमेंट है वहां चल रहा है, और जो और दूसरा जो है जो ब्रूटल लेवल की किलिंग वहां पर हो रही है, वहां उस लेवल का वो चल रहा है। और जो दूसरी चीज कम्युनिटी जी आज ने कही, मैं कुछ दिन पहले कैरवन में जो प्रोफेसर जीएन साई बाबा ने इंटरव्यू दिया था और उसके बाद उनकी डेथ के बाद में वो पब्लिश हुआ, तो उसमें एक चीज लिखी हुई थी मुझे वो अभी याद है, ये उन्होंने लिखा था आई रिफ्यूज टू डाई। उन्होंने उसमें वहां उस चीज का मतलब बताया था कि आई रिफ्यूज टू डाई का मतलब होता है कि आई का मतलब मैं नहीं हूं, आई का मतलब है डेमोक्रेटिक राइट्स मूवमेंट। तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक राइट्स मूवमेंट बनने से इनकार करता है कि हम लोगों को किसी भी तरीके से किसी भी लेवल का ये दमन हो, किसी भी लेवल तक की चीजें, लोगों की अरेस्टिंग, काउंटर किलिंग्स, वो कभी नहीं मर सकता है, क्योंकि वो सोसाइटी के कंट्राडिक्शन की उपज है। आप जितना दमन करेंगे, आप सोच रहे हैं दमन करके उस स्ट्रगल को आप रोक पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ये सोसाइटी का कंट्राडिक्शन है और इसको दमन से रोकना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने वही अपने इंटरव्यू में कहा कि ये आई का मतलब डेमोक्रेटिक राइट्स मूवमेंट है, मैं डेमोक्रेटिक राइट्स मूवमेंट को बनने से इनकार करता हूँ। इस तरीके से उन्होंने वहां पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो मैं अभी सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने एक बुकलेट तैयार किया है। ये बुकलेट जो है प्रोफेसर जीएन साई बाबा को डेडिकेटेड है और इसमें इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, जो एमएल पॉलिटिकल पार्टीज और सॉलिडारिटी स्टेटमेंट है, उनको कलेक्ट करके और उनकी जो जीवन कॉमरेड जीएन साई बाबा का जीवन है उसका एक स्केच तैयार करते हुए हमने ये बुकलेट तैयार किया है। तो मैं सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको रिलीज करें। I think the rulers must understand that. For the history of the democratic rights movement, that life, that work continues and shall continue forever to be a beacon of light and a source of inspiration, both in perspective and in terms of action program. I want to thank Comrade Raja, who has been in all our initiatives, democratic rights initiatives for the last 40 years, or maybe 50 years. Ever since I came to Delhi, I know him. 50 years. I came even earlier. So thank you, Comrade Raja, for your tribute to Sai Baba and the three women. That was wonderful. The way Nandita has led this campaign and many other campaigns, but in this campaign, she really proved to be the toughest and the most imaginative leader, building the group, and for the last so many years. Thank you, Nandita. And Basanta, you have been a source of, you have been a rock, a strong support both in life and in the whole movement. A democratic rights activist yourself. And Manjari, I haven't seen her recently. Last I saw was when she had just finished her MPhil and was trying to plan her PhD. I wish, well, those lines are very powerful on the front cover, just behind the first page of the book. Friends, the Chhattisgarh context really provides the best backdrop
for our future struggle along the lines that Sai Baba's life and work has unfolded. Now there are three things which we must remember in case of Chhattisgarh. It is expropriation of people's natural resources, and Comrade Raja already had referred to that. They want to clear all the forest areas of all resistance, people's resistance, so that the big corporate houses can take over the land, mineral resources and forest resources. And whatever be the consequence in terms of displacement of local people, in terms of destruction of livelihood, in terms of the cultural and civilizational legacies of the whole regions being obliterated and being replaced by this corporate mining and other industry culture, the global capitalist accumulation process. That is one. And the second thing is, the state and the corporate are directly working together for this purpose. And any pretension of the state being representative of people, and you have elections having people's representatives, change of governments and so on. This has been happening before, and now many times strongly, more strongly. So the state and the capital are together, very directly doing this, and Sai Baba had exposed that in his writings, in so many meetings that many of you and all of us had been part of. And the third is the most direct, the police operation, paramilitary force operations, which is leading the so-called operation, what is it called? And 300 is a low number, published number. Many more have been killed and displaced. And I know a Gandhian group, several initiatives who have been trying to intervene, trying to persuade the local, the previous government and the present government, and at the center. Whenever they talk to us, I say, you are trying the impossible. You're very naive in trying to do this. The stakes are so high for the top political leadership and the top corporate leadership at the Indian level and the global level. For them, this place has to be handed over to them. But all those efforts are important and they must try. They must try. So I have my full support of any such initiative, knowing fully well that the system shall not allow that to succeed. And that is the direct military operation, direct operation. They try to, everybody knows that history, Salwa Judum days to present. The only difference is present, there are no pretensions. It's direct, as Comrade referred to. The declaration that by, end of March 26, Naxalism or whatever it is, they said, what is the exact statement of the Home Minister, I can't remember. It has to be liquidated. It has to be Naxal Mukta Bharat. Now, in this backdrop, what is our action plan that Sai Baba, his life and his legacy inspire? Again, on two fronts we have to work together. I think I met Varvar Rao recently. He's on bail. I had a brief trip to Bombay. I took
he is in one corner. And we had these 2 hours so wonderful, 2 or 3 hours. He has attended only 2 meetings. One was that is outside the whatever is allowed under the bail conditions. One meeting was Sai Baba Memorial, and the other was when his English poetry book was released by Pelican. He had to be there. They said, "You have to come." These are the only and he was. He's full of his spirits, the same Sai Baba spirit. Bharwar Rao is an inspiration to. He was an inspiration to Sai Baba, and he's an inspiration to me. So the optimism that the reality will assert its character, and people will come together to comprehend that reality, and so that unity of purpose, that is my first appeal. I think Sai Baba in Delhi University and in the civil liberty movement as a whole tried to put all of us together, and that's what Nandita continued to do and is continuing to do. So unity of action on the democratic rights front, that is very, very important. The second is, there are so many illusory promises being bandied about in the name of Viksit Bharat, in the name of the new education policy, and several, the other day, Upendra Bakshi was referring to the concept Mahakumbh. He said Bhopal tragedy was a what is the word he used? Mahavipada. Mahavipada. So Maha is being used that way. And therefore, here we are the middle class audience by and large, trying to relate to democratic right causes and Sai Baba legacy. I think all these have to be exposed very, very directly and fearlessly. We know the price. I think this audience is prepared to pay any price. We have to expose that whether we want a Viksit Bharat on the developed country parameters that Modi and Trump and people like them have, the concept of development, Modi, Trump and Elon Musk and Adani have, or a Sundar Bharat, a beautiful Bharat that Sai Baba, Bharwar Rao, and many of us dream of, that people deserve an India, a world where beauty comes from equality, with our natural environment and humans living together, supporting one another, with caste, religion, gender, class, these discriminations, oppressions and inequalities being fought and eliminated. That is the Sundar Bharat I would like to live in. So the best tribute to Sai Baba today is the unity call for action on democratic rights front and fearless discourse intervention, so that we really engage in a people's democratic discourse for democracy and democracy for all. Thank you very much. थोड़ा सा नीचे Dear friends, मोहंती सर एंड डी राजा ने अभी बताया था कि हमें मार्च 8 का स्ट्रगल में जो वर्किंग क्लास वुमेन पार्टिसिपेशन कितना हार्ड वर्क है, ये कभी भूलना नहीं है।
उसमें 1857 में गारमेंट फैक्ट्री में जो वर्कर्स 14 घंटे का काम कर रही, तो इनका लो वेजेस एंड ज़्यादा घंटे काम था। इसके खिलाफ पूरा बाहर रोड पे आके ये स्ट्रगल इनिशिएट किया था। इसके बाद इनका वो 10 आवर्स का ये इतना स्ट्रगल वो कंटिन्यू चला था 2-3 साल। इसके बाद ही उस समय तो विमेन वोट का भी नहीं है। इसके बाद ही ये वर्किंग क्लास वुमेन स्ट्रगल में बाकी विमेन भी पार्टिसिपेट करके ये मार्च 8 इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्लारा जेटकिन ने 1910 में ये करना चाहिए ऐसा डिक्लेयर किया। तब से मैं ये क्यों बता रही ऐसा लगेगा होगा, क्योंकि वैसे ही साई का जिंदगी में इनका माँ का हिस्सा है। इनकी आगे जाने के लिए 5 साल का उम्र में साई पोलियो अटैक आके न चल ही नहीं पा रही। फिर इन्होंने खुद उसको उठा के स्कूल भी लेके जाते हैं। मदर तो इलिटरेट है, वो पढ़ी नहीं है, बट उनको लगा ये बेटा पढ़ने से ही इनकी जो ये डिफरेंटली एबिलिटी है ना, इससे पार करके आगे जाएगा। ये इनका सोच था, वो सोच सही है। अभी इसको मैं वुमेन्स डे का संदर्भ में मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ मैं मदर इन लॉ को। और वैसे ही साई ने कई बार बोला था मेरी मदर इतना पेशेंस है, इतना प्रोग्रेसिव सोच है, इससे मैंने बहुत सीख लिया, ऐसा इन्होंने कई बार बताया था। एक्चुअली साई ने जो वाई डू यू फियर माई वे सो मच पोएट्री किताब लिखते समय इसका बहुत मदर्स को अंकित करना चाहते हैं, बट ये स्पीकिंग टाइगर्स ने वो पेज उड़ा दिया इसमें। वैसे हम मदर को भी साई का तरफ से साई का जो मन में था, इसलिए मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ। वैसे ही साई का सिस्टर है, ये जो अभी कगार करके जो आदिवासियों का ट्राइबल्स को पूरा जंगल में मिठा रहे ना, वो जल जंगल जमीन हमारा है, ये बात किया था। इस वहाँ जो मिनरल्स है कारपोरेट्स को लूटने के लिए इतनी सेना को भेज के ड्रोन से भी ऊपर ड्रोन से नीचे ये इतनी सेना को भेज के इनके ऊपर अटैक करके खाली आदिवासियों को ही मारते जा रहे, वहाँ क्लियर कर रहे। 1-2-3 लोग होगा माओवाइस्ट लोग, बट ज्यादातर इतना ये संख्या बता रहे ना। एक विजय कैतन जैसे हर महीने में इतनी अभी इस एनकाउंटर में 25 लोग, नेक्स्ट एनकाउंटर में 40 लोग, ऐसा 300 लोग को हमें क्लियर कर दिया, ये सारे बता रहे ना। बट वैसा लोगों के साथ वैसा इनके पास क्या है, ट्राइबल्स के पास अपना खेती बाड़ी और ये जंगल में कुछ काटने वाटने का वही है, एक्स और कुछ वैसा इंस्ट्रूमेंट्स ही है। बट इन लोगों का मदद करते हैं ये माओवाइस्ट करे हुए बहुत लॉन्ग स्ट्रगल कर रही। वैसा साई का सिस्टर भवानी है, वो अपना रास्ता चुन के वो चले गई, इन आदिवासियों को बचाने के लिए साथ साथ लड़ाई में शामिल हुआ, वो भी मार्टियर हो गए, उसको भी मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ।
वैसे ये साई मेरा बचपन का दोस्त है, आप सब जानते हैं। लास्ट टाइम साई हॉस्पिटल में जब है, सर्जरी तो सही था, ठीक ही है। सर्जरी के बाद 5 डेज में इतना अच्छा आए थे। ये फोटो देख रहे हैं ना, एक रूम के सामने ये किताब पकड़ के सबसे बातें कर रहे हैं। फिर इसके नेक्स्ट डे से इनका बुखार, और फिर जहाँ सर्जरी हुआ वहाँ पेन आने लगे। और इतना ये डॉक्टर्स भी मेडिसिन देते रहा, एंटीबायोटिक्स भी, ये सब कुछ, फिर भी नहीं हो पाई। तो सीटी स्कैन करने से पता चला इसको, फिर वहाँ पस फॉर्म हो गए। तब वो पस निकालने के लिए तय किया। अक्टूबर 10 को पस निकाल के आईसीयू में रखा। पहले सेडेशन दिया था, इसीलिए थोड़ा सा होश में नहीं। तो होश में आने के बाद से इतना पेन है, इतना पेन से तड़प रही। वो कभी असल साई तो छोटा मोटा पेन है तो बताते नहीं, बहुत बेर करता है। असल इनकी तो 24 आवर्स इतना पेन होता है। लेफ्ट हैंड में जो मसल्स डैमेज, नर्व्स डैमेज हुआ, शूटिंग पेन होता है, और बैक पेन में भी शूटिंग पेन है। फिर भी वो व्हील चेयर में बैठ के सबसे बात करते हैं, जहाँ जो भी काम करते रहता है, पेन के बारे में कुछ बताते भी नहीं है। वैसा साई ने ये आईसीयू में इतना बोला था, डॉक्टर्स ये देखिए, मैंने मेरे जिंदगी में इतना पेन कभी नहीं देखा था, ये इतना पेन है, कुछ तो करो, ऐसा बोलते रहा। ये ऐसा लेट नहीं पा रही, साइड होने से थोड़ा ठीक रहेगा, ऐसा साइड करने को बोलते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल है। ये सारी ट्यूब्स लगी हुई है, इनकी मास्क, ऑक्सीजन मास्क भी था, सलाइन और एंटीबायोटिक्स चढ़ रहे। ये सब बड़ी मुश्किल से एक तरफ हमें हिलाया तो भी वो पेन कम नहीं है। फिर इधर उधर इसको देख के मैं बेचैन हो गई। ये इनके पेन देख के मेरे को चक्कर आ गई, ऐसे ही वैसा इतना पेन से तड़प लिया लास्ट डेज में। वैसा फिर ये इंटरनल ब्लीडिंग हो रही, ये पता चला। फिर इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए फिर सर्जरी किया। इसके बाद वेंटिलेशन में ही है। तभी भी मैं सोच रही, मैं तो मतलब बहुत लोग वेंटिलेशन में है फिर भी डिस्चार्ज होते हैं ना, मेरा उम्मीद है ही था। मैं तो फिर कुछ मेरे साथ है, मेरा ब्रदर इन लॉ की वाइफ, इन सबको कुछ तो पता चल रही, बट मैं तो यही विश्वास से बैठी हुई साई कैसे भी, क्योंकि 10 इयर्स इतनी नोटोरियस अंडा फिल्म में लड़के आया था, अब मेरे लिए मंजीरा के लिए आएगा। ऐसे ही मैं इंतजार करते रहा। फिर मंजीरा ये लास्ट में किडनी फेल बोला था, फिर हार्ट की ये ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, लिवर की, ये सब बताने से मंजीरा भी ब्रोक हो गई। एक ही दम रोते हुए, मम्मा मेरे को पापा चाहिए, पापा चाहिए, ऐसे ही बोल रहे। तो मैं उसको कह रही, नहीं पापा तो कुछ नहीं होगा, हमारे लिए आएंगे पापा, वैसे ही बोलते रहा। मैं इतना शॉक में हूँ, ये सारे होने के बाद भी कहाँ है क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं है। ऐसा हो गया, कितने लोग बातें कर रहे, पूछ रहे, मैं पत्रकार लोगों को इंटरव्यूज दे रही, बट मैं खो गई, कहाँ है एकदम एक तरफ कैसे हो गई ना, मैं मेरा याददाश्त खत्म हो गई, मेरे को ऐसा ही लगा था। फिर धीरे धीरे साई का इंटरव्यूज सुन के, इंटरव्यूज पढ़ के, फिर मैंने थोड़ा उम्मीद लेके, साई ने यही कहा था, जैसे टार्चर सेल जैसे अंडा सेल में मैं व्हीलचेयर भी नहीं चलेगा, ना टॉयलेट भी नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा जगह में रखा तो मैं जीना है, इससे बाहर आने के लिए, मेरा निर्दोष को साबित करने के लिए बाहर आना है। ये इसके लिए क्या करना है, मैं पढ़ना है और लिखना है और पढ़ाना है,
ये 3 चीजों में ही कंसंट्रेट करके मैं बाहर निकल के आया, यही बताया। वो तीनों चीज में लेके अभी आपके सामने ऐसा खड़ी हुई, नहीं तो मैं बहुत ऐसा हुआ था मेरा, सब जानते हैं। क्योंकि साहिल मेरा पार्टनर ही नहीं है, बचपन का दोस्त भी है ना। हमें जब जिस उम्र में एक विजन मिलेगा, मतलब समाज में क्या हो रही, ये समाज में सही क्या है, ये सही विचारधारा क्या है, उसमें हमें कैसे चलना है, ये व्यूज एंड थॉट्स आएगा उसी टाइम। साई मेरे का परिचय है ना, साथ साथ हमारा बोथ का थॉट्स इक्वली है। बट ये थॉट्स आने के लिए तो साहित्य एक हिस्सा है। बिना साहित्य पढ़ के हमें कुछ जानते नहीं है। वैसा बचपन में ही हमें गांव में लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे। मतलब इसका इसी से पता चल रही एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट एनीवन, बट वुमेन को तो और ज्यादा है। ये मेरा मदर इन लॉ इलिटरेट होते ही जानते हैं, इसीलिए साईं बाबा को पढ़ाई के लिए ही पूरा मौका दे दिया। साई को इतना देखती है मदर इन लॉ, वो नाजुक फूल की तरफ, कुछ भी इनके साथ कुछ भी होने नहीं देती है। कोई छेड़ने और कोई झगड़ा करने भी आएंगे तो ये वाल जैसे खड़ा होके ये इसको इतना प्यार से देखा। और कोई भी कुछ खाने का या किसी चीज भी पूछे तो कैसे भी इनके पास जो उस समय नहीं है तो भी जो है इससे बना के भी वो खिलाते थे। वैसे इतना पूरा देखते हैं। वो अंडासेल में जेल में रखा साई का, इसको लेके बहुत पिघल गई, उनका मन पूरा वैसा हो गई, क्या मेरा बेटा क्या गलती किया, इसको क्यों जेल में रखा, यही इनका स्ट्रगल था। इसी के कारण से भी वो इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। और बाद में कोरोना का टाइम पे कैंसर के वजह से इलाज नहीं मिला, वो लिम्फेटिक कैंसर पूरा ब्रेन को भी फैल के वो अचानक इनका भी डेथ हुआ। उस समय भी साई को मिलने नहीं दिया। हमें राजा कमरेड राजा ने बताया था, क्योंकि जेल ट्रांसफर के लिए भी हमें कितना कोशिश किया, कितना लेटर्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना जेल्स डीआईजी से मिला, महाराष्ट्र जेल डीआईजी से लेटर्स भी लिखा मिला, यहाँ होम मिनिस्टर से भी मिला था। कितनी भी करो ये स्टेट का यही है, ये दौर है, ये फासिस्ट एरा है। इसलिए जो भी कोरोना टाइम में रिप्रेशन इतनी, मतलब आमने सामने भी मिलने नहीं है, बात भी नहीं हो पा रही, ऐसा समय में भी वो ये डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर दमन चलाने के लिए ही यूज किया ये फासिस्ट गवर्नमेंट ने ये किया। ये वैसा मैं थोड़ा वैसा ही स्किप हो रही, क्योंकि मैं एजुकेशन के बारे में ही बताना चाहती थी, क्योंकि वो लाइब्रेरी से ही हमें इतना सीख लिया। इसलिए मैं हर जगह ये होना चाहिए पढ़ने के लिए मौका। साई भी वही चाहते हैं, क्योंकि जेल में जो आदिवासी लोग इतने लोग हैं वो भी इतना पढ़ने का इच्छा था, बट पढ़े नहीं पा रहे। हमारा देश में यही है, दलित माइनॉरिटीज ट्राइबल्स का पढ़ाई, एवरी मदर यही सोचते हैं बच्चा पढ़ के आगे जाने के लिए। ये इसलिए ये लिटरेचर
साथ साथ में होते हैं। लिटरेचर अलग और पॉलिटिक्स अलग नहीं है। लिटरेचर के थ्रू ही हम पॉलिटिक्स को सीख लेते हैं और पॉलिटिक्स में हम आगे लेके जाने के लिए ही लिटरेचर एक हिस्सा होता है। वैसे ही हमारा साई का प्यार एक परिवार से ही परिमित नहीं हुआ था। वो साई जो समाज में जितना लोग हैं सबका इतना ही प्यार बांट लिया। वो मैं सोचती हूँ प्यार और प्रैक्टिस और ये साहित्य तीनों साथ साथ में है, तभी तो हमें, क्योंकि एवरी टाइम हम पढ़ना है और जो न्यू ट्रेंड्स है वो जानकारी लेना है, उसको सबको बांटना भी है। वैसा ही तभी तो पता चलेगा हमको, हम जो समाज चाहते हैं, सम समाज, वो मतलब प्रोग्रेसिव तौर पे आगे बढ़ना है। जो समाज इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, नो रिलीजियस, नो कैस्ट, एंड साई भी वही चाहते हैं। वो जेल्स नहीं होना नहीं है, नो जेल, बिना जेल की जो समाज कब निर्मित होता है तभी हमें ये सोशलिज्म की कह सकते हैं, ऐसा साई का है। बट ये ऐसा काला कानून से ये जो राइट्स के लिए आवाज उठा रहे उन लोगों को क्रश कर रही बहुत। मेनली जहाँ ये हम तो क्या पूछ रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया राइट्स को ही सरकार खुद वायलेट कर रही, इसके खिलाफ ही हमें आवाज उठाया। वैसे साई 91 से बहुत मूवमेंट्स में शामिल थे। एक तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज के लिए भी, और ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के खिलाफ, ये फार्मर्स का स्ट्रगल्स में, और साम्राज्यवाद का खिलाफ बहुत सारे कम से कम 10 to 12 यूनाइटेड फोरम्स बना के, विचारधारा जो भी है सबको इकट्ठा करके एक काज के लिए ये फोरम्स से फॉर्म करके ये स्ट्रगल को आगे लेके चले गया। और ये इसीलिए अभी आज इतनी लोग साई का ये अचानक हमसे दूर होना जीर्ण नहीं हो पा रहे, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे, सबका शॉक है। मेरे ही नहीं, बहुत लोग अभी भी फोन करके हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही, मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब है, आप कैसे निकल के आया, यही बोल रहे हैं। तो मैंने यही बोला था, साई का जो हमें सुना, इनकी स्ट्रगल को देखा, हमें क्या सीख लिया। हम तो रोते एक साइड पड़े रहना नहीं है, आगे लेके जाना है ना। इसलिए मैं इस साई का ये तीनों चीजें लेके अभी पढ़ना है, लिखना है, पढ़ाना है। मतलब जो ज्ञान हम ले लेंगे उसको सबको बांटने के लिए, ये सारे सबको बांटने से ही ये समाज में बदलाव लाने का एक मौका मिलेगा। ये हम हमारे पास ही रख के हम इंडिविजुअल भी नहीं काम करना है, इंडिविजुअल करने से इतना नहीं होता है। इसीलिए साई की एग्जाम्पल वही दिया था, इतना यूनाइटेड फ्रंट्स फॉर्म करके स्ट्रगल को आगे लेके गए। अभी भी हम तो यही करना है। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स अभी जेल्स में जितनी लोग, अभी दीपक ने बताया था, देखो अभी तक ना कुछ चार्जशीट नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं होता है, बट 10 साल, 14 साल भी और 25 साल भी हुआ था। ये कश्मीर में कितने लोग हैं, वैसे 35 साल के, 25 साल के बाद
ये कोई केस नहीं एक्विटल होके बाहर आए, बट इनका पूरा ये लाइफ खत्म हो गई ना। ये 18-20 साल की उम्र में वो जेल में जा रही फिर आ रही, तो क्या इनके पास है, क्या करना चाहते हैं, क्या करने का भी है, ऐसा समाज अभी उसमें हमें एक खड़ा करने का ये फासिस्ट लोग हमको दबा रही है। ऐसा इसके खिलाफ हम ये रेगुलर फाइट करनी है। मैं इसके बाद ही एक्चुअली ये साई का मैं ये लेके ही मैं एक पोएम लिखा था तेलुगु में। एक्चुअली तेलुगु में एक मैगजीन के लिए पूछा था, तब मैं लिखने का स्थिति में भी नहीं हूँ। मैं बोला था ना, मैं इतना शॉक में हूँ, मैं कुछ भी किस्से मिल रही इनके नाम भी भूल गई, ऐसा ही शॉक में था। वो बचपन का भी मेरा हमारा लिखो लिखो बोल रहे तो मेरे को कुछ भी याद नहीं है। थोड़ा धीरे धीरे याद आ जाएगा, अभी शॉक में है ना, ऐसा ही थोड़ा करके मैंने वो पोएम इंग्लिश में है, इसमें आया था मैं। बट एक चीज यही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि साई ने हर वक्त यही चाहते हैं हमें साथ साथ विचारधार जो भी है साथ साथ मिलके ही स्ट्रगल को आगे लेके जाना है। वैसा साई इतना है, जो भी काम करते हैं ये 10 लोगों का काम अकेला करता है। ऐसा व्हीलचेयर में है, हाथ भी काम नहीं कर रहे, फिर भी घर पे मेरे को खाना बनाने में भी सब्जी वब्जी काटने के लिए हेल्प करते थे, और एक तरफ वो फोन में बात करते हैं, लायर्स से बात करते हैं, फिजियोथेरेपी चले जाते हैं। इतनी बिजी है, हम थोड़ा शेयरिंग भी नहीं हुआ है। एक्चुअली वो बहुत सारे लिखना चाहते थे, जेल का अनुभव और जेल में इतना एट्रॉसिटीज वहाँ दमन हो रही, ये सारे क्योंकि वहाँ जेल में है उस समय लिखने से उसको बाहर जाने नहीं देते। इवन इनकी हेल्थ के बारे में लिखना चाहते, अलग अलग नाम दे करके जो काम किया जा रहा है, तो उन सब एक्टिविस्ट और जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनकी रिहाई को लेकर, क्योंकि फासिज्म की हम बात करते हैं तो फासिज्म का एक जर्मन में जिसने फासिज्म का सारा मतलब वो झेला जेल में, उसने एक बात कही कि एक्चुअली फासिज्म जो है वो एक एरा ऑफ स्टुपिडिटी होता है, एक मूर्खता का पर्व चलता है। मतलब कि मैंने कहा अमृत पर्व नहीं है, मूर्खता का पर्व है। तो मूर्खता के पर्व से कैसे लड़ना है, वो ये जो बात साईं बाबा ने भी कही और वसंता ने हमें बताई कि वो तभी है अगर हम चेतनता को और क्रिटिकल सोच को बनाते हैं। और ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने महंती जी से पहले भी शेयर किया था कि ये जो साल है 2025, इसमें सबसे फोकस्ड मूवमेंट जो बन रही हैं वो भगत सिंह की नौजवान भारत सभा और स्टूडेंट यूनियन। उनकी स्टूडेंट यूनियन में 900 विद्यार्थी थे और वो पहली दफ़ा उन्होंने बड़ी कोशिश करके एक महिला को उसका प्रेसिडेंट बनाया, मनमोहनी जुत्सी। क्योंकि जो भगत सिंह जब नौजवान भारत सभा बना रहे थे तब भी उनका कहना था कि जब तक हम अपनी कमजोरियों को ओवर पावर नहीं कर लेते, हमारी लड़ाई हमारी कमजोरियों के साथ, और कमजोरी है सामाजिक तौर पर क्यूमलिज्म, धर्म की संकीर्णता, जाति भेदभाव और महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी। उन्होंने एक अपने दूसरे एक लेख में लिखा था कि जब तक महिलाएं बराबर हिस्सेदारी से हिस्सेदार नहीं होंगी तब तक हमारा लिबरेशन का युग शुरू नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो मैसेज, और चौथी बात जो उन्होंने कही थी जिसका मैं समझता हूँ कि वो मतलब श्राप बन गया कि साईं बाबा बिल्कुल ज़मीन से उठने वाले, और वाकई उनकी माँ को सल्यूट है जिन्होंने उनको उठा के पढ़ने की तरफ डाला और वो यहाँ तक बन गए कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। तो वो जो चेतनता है, मैं कहता हूँ कि हम सब
कहीं ना कहीं उस चीज से मतलब चलता है कि हमारे पाँव जमीन पे हैं, गांव में हैं, अपने लोगों में हैं, लेकिन हमें चेतनता आ गई। जो भगत सिंह ने कहा था कि नौजवानों को हर चीज का कारण समझने के काबिल बनना चाहिए। तो जब आप पढ़ जाते हैं तो फिर आप कारण समझते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा खतरा उन्हीं लोगों से है। जेएनयू से खतरा क्यों है? वहाँ वो जो जंगल से आया हुआ लड़का है, वो जब यहाँ पढ़ जाता है तो वो सवाल करता है, उसको समझ लगी कि क्या हो रहा है, वो क्यों मतलब वहाँ पर उनके हालात बदल नहीं रहे। और एक मुझे आजकल ये, क्योंकि मैं पिछले दिन ही मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट किया कि आयरलैंड चलिए, आयरलैंड ने अपनी हिस्ट्री को कैसे वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वहाँ जो बहुत बड़ी चीज़ मैंने देखी कि वो सोशल कंडीशन का को उन्होंने हमेशा याद कराते हैं कि ऐसे अकाल पड़ते थे, ऐसे हमारे लोग गरीबी में रहते थे, इससे मुक्ति का रास्ता आज़ादी। और हमारी पूरी हिस्ट्री में हमने वो सोशल कंडीशन जो हैं उनको भूल गए, जिससे क्या नतीजा निकला कि सरकार बदलना आज़ादी। जब 2014 में एक किसी को आज़ादी मिली, जब उनकी सरकार आई, तो वो गलत नहीं कह रहे। या है कि मंदिर बनाने से आज़ादी आती है, तो वो अपनी तरफ से मतलब उस चीज़ को कि हालात, जबकि हमारे लिए जो हमारा पूरा लिगेसी है मूवमेंट की और साईं बाबा की भी, वो हालात बदलने की है, जिसको भगत सिंह ने एक वर्ल्ड इनकलाब में कहा। लेकिन उन्होंने पूरा जो नारा दिया था वो था कि डाउन विद इम्पेरियलिज्म, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। कि जो साम्राज्यवाद का जब तक पकड़ में नहीं आएगा तब तक लोगों की जिंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता, खुशी नहीं आ सकती। और जब मूर्खता की बात कर रहे थे तो मुझे ख्याल आया कि महाभारत में भी एक कैरेक्टर है विदुर, जो बड़ा, जब मतलब कहते हैं कि द्रौपदी की पत उतर रही थी तो एक ही आवाज़ जो उसके हक में खड़ी हुई वो विदुर था। तो जब धृतराष्ट्र बहुत घबरा गया तो उसने विदुर को बुलाया, तो उसने कहा कि राजा मूर्खता से घबराता है, और उसने मूर्खता को डिफाइन किया है। मैं कहता हूँ जब ये स्क्रिप्चर निकालते हैं तो हमें विदुर नीति को भी मतलब शेयर कर लेना चाहिए। दूसरी बात जो है कि वाकई जो साईं का संदेश है, मतलब कि पढ़ाई ही चेतनता लाएगी, चेतनता वाली पढ़ाई। और आज जो पूरा फोकस है, जो न्यू, जिसे न्यू कहा गया, हालांकि न्यू नहीं है, वो एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा बिगाड़ है, मतलब उसमें एक डिस्टॉर्शन है कि लोग, बच्चों को पढ़ाई से दूर कैसे करना है। तो हम एक ऐसे युग में हमें ले जाया जा रहा है जिसमें एक कॉन्टिन्यूस मतलब जो है स्लेवरी का मतपनन होगा। और फिर मुझे याद आया कि वीर सावरकर को एक लास्ट उसकी मीटिंग है, मतलब जो एम्बेसडर था अमेरिका का, उसके साथ इंटरव्यू उनके अपने आर्काइव में पड़ी हुई। तो उसने रिपोर्ट किया कि मैंने उनसे सवाल पूछा कि अभी मुंजे ने एक आर्टिकल लिखा है कि हम अंग्रेज़ों के साथ मिलके हिंदू ब्रिटिश एम्पायर बनाएंगे। तो कहता है उसमें क्या कहना है? वो कहता नहीं, वो बाद में देखेंगे। उसने कहा है इसका मतलब है कि जो मन में है वो मतलब एम्पायर बनाने का है, उसमें हिंदुत्व फोर्सेस को मतलब इस तरह किया जा रहा है। तो इस वक्त जो बड़ा चैलेंज, और जिससे मैं समझता हूँ कि साईं हमेशा जब थे तब भी वो हमें प्रेरणा देते थे, अब अगर वो अधिक हैं तो तब भी प्रेरणा देते हैं उनके विचारों का, उनका। और ये वाकई मुझे बहुत दफ़ा लगा कि जिस एक मन से उन्होंने कहा कि मैं वापस अपने आप को मतलब ये प्रूव करूंगा कि ये सब झूठ है, और वो प्रूव किया उन्होंने। दैट वाज द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ हिम। उसके बाद मतलब जो भी मतलब है कि वो हम उनको चाहते थे, लेकिन लाइफ इज इट्स ओन प्रोसेस। लेकिन
जिस तरह ये सिस्टम ने उनके 10 साल में मेरा ख्याल 40 साल उम्र खोले, क्योंकि जिस तरह वो टॉर्चर किया गया। लेकिन यही बात मुझे याद आई कि साजीद सिंह भगत सिंह के चाचा जी जब वापस आए तो वो काफ़ी अस्थमेटिक थे, तो लंग्स काफ़ी ख़राब थे। तो उनकी डेथ के बाद एक जर्मन डॉक्टर जो उनके दोस्त थे, उनका पत्र आया कि ही वॉज सर्वाइविंग टू सी द ब्रिटिश रूल एंड। अदरवाइज मेडिकली हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते थे, लेकिन वो डिटर्मिनेशन जो है, और मैं समझता कि इससे हमें कि जो भी ये हो रहा है पॉलिटिकल वर्कर, मतलब पॉलिटिकल प्रिजनर, और प्रिजनर तो तब हों जब सजा हो, ये तो अंडर ट्रायल ही है। तो इसीलिए हमें पॉलिटिकल अंडर ट्रायल वाला जो, क्योंकि डेफिनेशन भी, क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर की डेफिनेशन भगत सिंह ने दी थी जब उनको सजा हुई, लेकिन आज तो अंडर ट्रायल है। और ये देखिए बहुत खूबसूरत बात जो मुझे लगी कि जो आदमी मतलब मदद करता है उससे वो बहुत डरते हैं, मतलब तो इसलिए मतलब आज जो चैलेंज है कि हम, और उसमें मुझे बाबा भकना, क्योंकि गदर पार्टी के 90+ थे जब मैं उनसे मिला, तो उनका पहला ये था कि आप जो मर्जी विचार रखते हो, अगर लोगों का भला आपका सेंटर है तो फिर आप वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। आप किसी रास्ते से भी आइए, लेकिन तो लोगों के फोकस करके हमें अपने अपने विचार रखते हुए भी, जो संता कह रहे थे, ईसाई का भी ये था कि हमें एक यूनाइटेड मतलब जो है ग्रुप मूवमेंट और यूनाइटेड लेफ्ट बनाना चाहिए, जो भगत सिंह की शहादत के बाद भी बना, जिसे नेताजी सुभाष ने लीड किया। तो आज हमारे लिए बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन वही जो है कि एजुकेशन, और मैं जो बात बता रहा था कि ये साल हमें बाबा साहब अम्बेडकर का एजुकेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस के तौर पर भी मनाना चाहिए, क्योंकि उनका पहला जो संदेश था मतलब 1924-25 में वो ये था कि जब तक मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ाई जो है वो शेरनी का दूध है, अगर एक दफ़ा उन्होंने पी लिया तो फिर अपने आप अपने हकों के लिए खड़े होंगे। तो वो मतलब, और यही साल है जब पेरियर ने सेल्फ रिस्पेक्ट विद साइंटिफिक नॉलेज की मूवमेंट शुरू की। नारायण गुरु ने मतलब इक्वालिटी की, और मतलब जो दलित थे उनके राइट्स के लिए लड़े। तो ये इसलिए हमें लगता है कि ये साल साईं बाबा को डेडिकेट करके हमें उस सारी जो मतलब है उस हिस्ट्री को भी लाना चाहिए। तो ये मतलब इश्यूज तो हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कई दफ़ा आप निराश मत होइए, क्योंकि भगत सिंह ने मतलब एक और शेर चूज़ किया था जो चकवत लखनवी ने जलियांवाले बाग पे एक गज़ल लिखी थी, उसका पहला था, उसे फिक्र है हरदम कि नया तर्ज जफा क्या। मतलब दुश्मन को, मतलब जो लोगों का दुश्मन है उसको हर वक्त फिक्र रहता है कि और क्या जुल्म कर सकता है, उसे फिक्र है हरदम कि नया तर्ज जफा क्या हो, हमें शौक है कि देखें सितम की इंतहा का, कि इस जुल्म का अंत कहाँ तक है। तो इसलिए मतलब वी हैव टू कीप दैट स्पिरिट, वी हैव टू, जो हमारे साथी मतलब वहाँ पर है उनको मदद इस तरह कि वो भी स्पिरिट में रहें और रीडिस्कवर करें। हमारे करतार सिंह सराबा जो यंगेस्ट फ्रीडम फाइट मतलब मार्टर हैं, उन्होंने तो ये कहा था कि कॉलेज जो है, जेलें जो है वो कॉलेज है वतन सेवकों के लिए, कि पढ़ाई का सबसे अच्छा समय जो है वो जेल है, क्योंकि जेल आपको बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन उसके बाद भी हमें अपनी आवाज़, और मैं कल ही गाज़ा की वो फिल्म जो अभी मतलब हाँ, तो उसमें एक बहुत अच्छा है कि क्योंकि हम चाहे कम थे लेकिन क्योंकि प्रोटेस्ट करते थे तो ये उनका टेस्ट खराब करती थी। उसमें एक लाइन आती है, क्योंकि हम चंद लोग मतलब उनकी डिमोलिशन की प्रोटेस्ट करते थे तो ये आवाज़ उठाते रहना, क्योंकि मतलब पुरानी कहानी है, आपने कभी सुनी हो कि
एक देह है जो आदमी खाता है, वो आदम वो कर रहा है। तो ये सरकार उसी तरह है। लेकिन एक नौजवान, उसने बड़े खूबसूरत प्रिंसेस को अपने कब्जे में रखा हुआ है, जो रिसोर्सेज है, और उसको छुड़ाने के लिए जो नौजवान जाता है, तो मुझे बहुत महसूस कि जब वो चलता है तो एक बुजुर्ग उसे कहता है कि पीछे की आवाज़ मत सुनना। बोला आप चले हो, पीछे की आवाज़ नहीं सुनना, क्योंकि अगर पीछे की आवाज़ सुनोगे तो पत्थर हो जाओगे। अब देखिए कितने पत्थर पड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने गलत किया। तो लेकिन जब वो पहुंचा तो उसने कहा कि वो रोई भी और हंसी भी। रोई इसलिए कि वो तो आदम करता, तुम्हें मार देगा, लेकिन हंसी इसलिए कि मुझे ये पता है कि इसकी जान जो है तोते में है, तो वो तोता हमने ढूंढना है। और वो तोता जो है वो मतलब हमारी सेल्फ एजुकेशन में है, उस एजुकेशन में जो सेल्फ रिस्पेक्ट लाए, जो वैज्ञानिक क्रिटिकल माइंड दे, तो उसके लिए भी हमें मतलब करते रहना चाहिए। और ये जो चैलेंजेस हैं हम लेंगे, और साईं हमें हमेशा मतलब उसके लिए प्रोत्साहित करेगा। एक आखिरी शेर भगत सिंह का मतलब ख़ास तौर पर इसी पर है कि कमाले बुज़दिली है अपनी ही आंखों में पस्त होना। अपने आप को गिरा हुआ कमज़ोर महसूस करना, ये सबसे बड़ी बुज़दिली। कमाले बुज़दिली है अपनी ही आंखों में पस्त होना, अगर थोड़ी सी ज़रूरत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता। उभरने ही नहीं देती ये बेमाइकियाँ दिल की, नहीं तो कौन सा कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। ये जो पीछे की आवाज़ है ना, वो ही हमें नहीं चलने देती। तो इसलिए साईं हमेशा हमें रास्ता दिखाएगा। और आखिरी बात जो है कि हमारे एक संकल्प है कुकनस का। एक ऐसा बर्ड है जो अपनी ही गर्मी में अपने आप को फना कर लेता है, लेकिन जब वो एशेज बनती हैं तो पहली बूंद जो बारिश की होती है उसमें उतने ही और कुकनस निकलते हैं। तो ये और ये असूल के लड़ाई मतलब, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे जब उन्होंने कहा कि देवते और दानव किसी दुनिया में नहीं होते, वो यहीं होते हैं। देवता कौन है? जो साध कर्म करे अंत देवता कहा है। साध ऐसे साध नहीं जो होते हैं। साध कर्म का मतलब है कि जो अपना हित छोड़ के समाज के हित में काम करता है, वो एक ताकत है, और जो कुकर्म करता है वो दूसरी ताकत है। और दोनों ताकत की आपस में लड़ाई होती है। और ये यकीन कि जो समाज को आगे बढ़ाने वाली ताकतें हैं उन्होंने जीतना है। सो दैट वाज द डिटर्मिनेशन ही ब्रॉट बैक टू द पीपल, जो हमें अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी जो संकल्पक बात आई थी, मैं समझता कि सोशल जस्टिस पे रविदास से बढ़िया किसी ने नहीं कहा कि बेगम दुनिया है। मेरा घर बेगम गांव है, जहाँ गम नहीं है, जहाँ हर एक को खाने को मिलता है, हर एक को रिसोर्सेज बराबर मिलते हैं। वो दुनिया है जो बनाने का संकल्प लिया है। तो सोशल जस्टिस इज ए लार्जर इशू जिसे हमें सामने रखना है। उन साथियों को ये और भी ज़्यादा साजिशें करेंगे। जो अगर पढ़ना हो तो भगत सिंह का एक आर्टिकल है कि इस युग में साजिशें क्यों होती हैं, क्योंकि साजिशें बनाना कोई नया काम नहीं है। ये ब्रिटिश टाइम में भी था, क्योंकि हर रूलर जो लोगों को एक तरफ करके रिसोर्सेज लूटना चाहता है वो सेम तरह बिहेव करता है। तो इसलिए जहाँ हम साईं को सल्यूट करते हैं, वसंता को मतलब हम हमेशा मिलते रहे और ये हमें प्रोत्साहन करती रही, आप भी करेंगी। तो मैं बहुत बहुत माई ड्यूटी, इतना भी ना करें क्या? हमारे कॉलीग के साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है और फिर अरेस्ट भी हुआ। In that period, I was the president of the Teachers Association. That's the least that one could have done. जितना भी protest अपनी तरफ से organize करें, करना चाहिए। सरासर नाइंसाफी चल रही थी। Everybody could see that. So when whatever I was able to learn about him, an outstanding teacher and scholar, and a poet, and a revolutionary to the core, who is inspired by love of the people,
And he was not just a revolutionary who neglects his family. There are all kinds of people who are called revolutionaries, left wing, so on. He was a true family man also. I can still hear him in my ears, telling me on the phone how worried he is about Vasanta and about Manjeera. All of us have to stand by his family. They are the ones who have kept the torch alive all these years, stood by him, fought for him. हम सबको रैली करना पड़ेगा. साई की लेगेसी खत्म नहीं हो सकती है. And the true revolutionary doesn't only fight battles far away, he does that too. But he fights the battles next to him as well. मेरे सामने कुछ हो रहा है, उसको छोड़ के, चाहे वो मेरा कॉलेज हो या मेरी फैमिली हो या मेरा नेबरहुड हो, मैं सिर्फ दूर की बात नहीं कर सकती. Every day, every minute. And I haven't met anyone who has lived a fuller life than Sai Baba. I may not have known a lot of people, of the people that I have known. Despite his 90% disability, despite 10 years of incarceration, every minute of his life was spent for others, was spent in contemplation, in intellectual pursuits, in artistic pursuits, and in fighting for others in the best way, the most effective way that was possible for him. Reading and writing, addressing meetings, getting people together. I had not even heard of Operation Green Hunt. I'm an ignorant person. I came to know about it only when some of my friends, Dr. Karen Gabriel and others, had told me, and they said, come, let's become part of it. But I was very busy in teachers' movement. So, that was taking up all our time. It's people who were thinking of the dispossessed and where the corporates were focused, and that is why they had to pay the price. How dare they become the voice of the voiceless? How dare they stand for them who are being wiped out in this drive of corporate greed, and governments are toeing the line. They're being led by the corporates. They're taking all the decisions. It was very clear. जब साई बाबा की कन्विक्शन का जो जजमेंट आया 800 पेज अप्रोक्सीमेटली, कुछ 800 कुछ था, we read it word by word. उसमें कहीं भी नहीं था कि there was some violent activity that he was accused of. Nothing. And we highlighted this. What was said at the end was that he belonged to an organization वो भी prove नहीं कर पाए थे, because no witnesses were there to actually which were credible. That he was a member of an organization that was against development. That was the crime. Whose idea of development are we talking about? So that is clear. Who's calling the shots? Who's taking the decisions? Who's made him into public enemy number one? It's the corporates. Corporate-run governments which are at their diktats silencing all voices of opposition to that route. That was his crime. And it's vindicating in a sense that after 10 years, the judgment that acquitted him said exactly the same thing that he had been shouting for 10 years. कि judgment, वो conviction में तो कहीं ये लिखा भी नहीं, how are you accusing him of this and that? What is he accused of? What is his crime? So that judgment was a vindication, but it was quite late in the day. I mean, that it happened was itself great. I mean, these days you can't imagine. अभी इतने सारे लोग और हमारे प्रोफेसर हैनी बाबू हैं, सुरेंद्र गाडलिंग हैं, और भी साथी हमारे अभी भी जेल में हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं. Why? Because they stood by Sai Baba. They were organizing events through the Sai Baba Defense Committee, like the rest of us. Is that a crime? And of course, many, many more people. So I remember Sai as a very soft-spoken, very firm in his opinions, open to all ideas, but very clear about what he believed in, and who would stand by anybody, everybody. He had a great love of animals as well. There was a little cat in the house. He was most worried about that cat. Constantly consulting कि अब कहाँ ले जाना है, क्या करना है. So that is what a true human being has to be. We have to be in touch with our own humanity. He was like that. He was a feminist to the core. I've seen a lot of so-called revolutionaries and left-wing people who treat their partners very badly.
I never got a whiff of that in your house, Vasanta. While he was there, he was helping her in the cooking, doing everything. And he would make achar and bring for me. That you have kidney stones, so this will help you. I mean, all of that he's thinking of me. So he was like that. And above all, he was a very, very passionate teacher. Teaching was like oxygen for him. He couldn't do without it. That is what really was the worst blow while he was in prison. He was very keen to get back to teaching and filed a case for reinstatement. वो केस चलता जा रहा है. As you know, courts का क्या हाल है. Date after date. Now Vasanta and Manjeera have to fight that battle, and it's very important that they win that battle. It's very important for Sai. And we must all help in that. So he was a teacher to the core. And he himself, I mean, as Vasanta explained how important it was, and we all know how important it is. And the policies that the government is making, clearly the attack is on universities because that is where the first sign of dissent, rebellion, protest is going to come. For that, you need to be able to understand issues, to be able to articulate, to be able to critique. So, what is being attacked is not only access to education, but also the quality of education. In the last few years, we have found, ever since, especially since the CUET came in and the kind of restructuring of courses that has taken place, the quality has gone for a 6-up. Your teaching time is cut down by 40%, the courses are messed up, the sequencing is messed up, students are demotivated. Teachers are also demotivated and given up. Let's focus on our careers instead. There's nothing you can actually do in a university anymore. Teaching is not a joy. They're just dying to retire or take voluntary retirement. ये हाल हो गया है. तो कब वो जो generation of students, so many of you, who are able to discuss and critique and debate, in the future, our students are going to be handicapped. They're going to come out illiterate, intellectually handicapped. Because the training that you need to get, that space that you need, the community in which you learn to do all these things, where you deal with different kinds of diverse situations, वो सारा कुछ खत्म हो रहा है हमारी universities में. So, and it's very, very, deliberate. You would find in an earlier decade you had the war on terror, and then in the decade in which you had all these, agreements being signed and the attack, the reduction of grants to education in the US and other European countries and in India after that, the war on intellect. And now that has come down to the war on empathy. You see, what is the whole point of education if you're not going to be an empathetic human being? And Sai was one of the most empathetic human beings I've ever met. So war on empathy, that people should not be able to relate to anybody else. What was his crime? How dare you think about somebody else? आप लोग आंदोलन जीवी हैं, ये हमको बताया जाता है. How dare you think of, feel the pain of others? That's a crime, but that is the sign of being human. Whether it is the pain of people in Gaza or Manipur or, in Chhattisgarh or anywhere. To be able to feel that pain is to be human. So that is the current preoccupation all over the world, that empathy must go. Divide people into little silos and say that, you just look after your own interests. But because if people come together, that is a real threat to the hegemony of the powers that be, to their corporate loot and greed. And that is why we have to work against that, work for empathy, work for education through which you can create empathy. I mean, all kinds of education is not necessarily going to, you might just be producing, intellectual bigots. I mean, there seems to be a contradiction in terms. You might be producing padhe likhe, people will produce gas chambers and so on. So, what kind of education are we getting? Are we producing empathy or not? Apart from critical thinking and the spirit of inquiry and so on, empathy is what we should be targeting. So, with that, I don't want to say very, very much more. Many more things have been said, put in a better way by the earlier speakers.
And I would like to say that I'll be part of the project in whatever shape or form that I can be, and that's the least that one can do. And so, in solidarity with all of you, and keep up the good work, carry on. कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है। जो भी जनता की जो उसकी राह में रोड़ा आ सकते हैं, जो कॉरपोरेट जो सेंट्रल इंडिया में है या जहाँ भी जनता के प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनका जो लूट है, उसमें जो लोग बाधा आने वाले हैं, वो लोग जितना भी जो हिस्ट्री है, जो लोग उनके खिलाफ संघर्ष करते आए हैं, चाहे किसान हो, आदिवासी हो, मजदूर हो, दलित हो, वो लोगों को सालों साल जेलों में रखा जा रहा है, लेकिन एक भी केस उन पर प्रूफ नहीं हो पा रहा। वो केवल जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण। तो एक पूरा डिबेट आ गया था कि कन्विक्शन रेट को बढ़ाना है। तो उसके बाद 14 में जो सत्ता आती है, फासिस्ट गवर्नमेंट यहाँ पर आ जाती है, और उस गवर्नमेंट के बाद ही हमारा केस का ट्रायल चल रहा होता है। और वही एक, क्योंकि देयर वाज नो एविडेंस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, साईं क्या है, साईं एक प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और कैसे वो जनता के अधिकारों के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, आदिवासियों के लिए, दलित, माइनॉरिटीज, सबके लिए आवाज़ उठा रहा है। प्रशांत राय हैं, जाने माने पत्रकार हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रहे हैं, या मैं हूँ, मैं एक स्टूडेंट तब पढ़ रहा था, और साथ साथ कई उत्तराखंड हो या दिल्ली हो, कई आंदोलनों से जुड़ा हुआ था। तो और 3 आदिवासी लोग, जिसमें एक पांडु नरोटे जिनका जेल में ही मौत होगी, शहीद हो गए हो, और 2 और आदिवासी लोग हैं, विजय और महेश तिर्की। तो वो लोग इस देश की चुनी हुई सरकार के लिए खतरा कैसे हो सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि आप जब पूरा जो देश के नेचुरल रिसोर्सेज को कॉरपोरेट्स के लिए खोलना चाह रहे हो, और तभी आपके सैकड़ों एमओयूज पेंडिंग पड़े हुए हैं, और जो एमओयू पास नहीं हो पा रहे हैं, ये लोग, हम कई लोग जो आवाज़ उठा रहे थे इसके खिलाफ, कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ, उसमें उस आवाज़ का एक हिस्सा हम थे, और साई उसमें उस सारी आवाज़ों को एक करने की काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करना था कि जिसमें इस तरह के लोगों को सजा दिया जाए, जो आने वाले समय में जो बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे स्टूडेंट्स हो, या कोई भी जो तबका हो, उसके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करना था जो आने वाले दिनों में चलने वाले केसों में एक साइटेशन बन जाए, और उसमें मैक्सिमम जो आवाज़ें हैं उनको जेलों में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाए। और हमारे सेंटेंस में तो ये भी लिखा था कि ये सेंटेंस भी कम है, इनको फांसी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इसमें फांसी का प्रावधान नहीं है, इनको फांसी दे देना चाहिए। तो ये एक इसका बैकग्राउंड है, इसी कारण से हमको सजा दिया गया। लेकिन हम लोग तो जो प्राकृतिक संसाधनों की लूट चल रही है, और जो अपने ही जनता के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे थे, उस आवाज का हिस्सा थे। लेकिन 10 साल बाद, जिसमें हमने 2 साथियों को अपने खो दिया, लेकिन आप कितना भी जोर लगा के आप हमको कन्विक्शन नहीं करा पाए। आपने जुडिशरी तक को प्रभावित किया, आपने एक भी चीज नहीं छोड़ी जो हमें बाहर न आने दे। हर चीज आपने प्रयोग किया, लेकिन कहीं भी आप उस बात को साबित नहीं कर पाते। ये मेरा भी विश्वास था कि हम बाहर निकलेंगे, ये साईं का भी हमेशा विश्वास था कि मुझे हमेशा हमको सही साबित करना है। जब भी हम जितना भी समय 1 साल तक मैं उनके साथ था, जेल में एक ही सेल में हम लोग रहा करते थे, तो उन्होंने हमेशा यही बोलते थे कि हम निर्दोष हैं और हम बाहर निकलना है हमको, और हमें मजबूती से यहाँ पर रहना पड़ेगा। उनकी बहुत सारी तकलीफें हैं जिनकी बार बार चर्चाएं होती है, मीडिया में आता है, वसंता या जो उनके लिए काम कर रहे थे वो लोग लगातार उसको सामने रखते हुए आए हैं, और मैंने इस बात को उनके साथ रहते हुए महसूस किया है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी भी जो उस अंडा सेल में, जहाँ हमारे जैसे केसों में कई और आदिवासी और नौजवान जो स्टूडेंट्स लोग वहाँ के थे, उनको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया, कभी भी
हर बंदी को वो हमेशा प्रेरित किया करते थे कि हम लोग सब लोग छूट जाएंगे। कभी भी उन्होंने हमको मतलब अपना मॉरल डाउन नहीं होने दिया था। ये उस आदमी की मतलब एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था, जो औरों को भी मतलब ऐसे कठिन जीवन में जीने के लिए प्रेरणा स्रोत। इवन जब मुझे बाद में कोल्हापुर भेज दिया गया कई जेलों से घुमाते हुए, और वहाँ भी जब मैं लंबा समय बीत जाता है, लंबे समय में कई बार बाहर जैसा माहौल है यहाँ भी निराशा आती है आदमी को, लेकिन वो तो एक अंडा सेल में है, वहाँ निराशा आना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब मैं उनके क्योंकि हाईलाइट केस था तो कई बार मुझे जानकारी का सीमित स्रोत होता था, क्योंकि वहाँ लॉयर कम मिलने आ पाते थे, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लॉयर नागपुर में होते थे और अमरावती तक वो लोग जा पाते थे। लेकिन मुझे एक ही सोर्स होता था कि कौन कैसा है क्या है, क्योंकि लेटर्स भेजना बड़ा मुश्किल होता था। मैं साईं को कई लेटर्स में लिखी है, लेकिन वो अभी भेज नहीं पाया। आने वाले दिनों में उनको बाहर लाने की प्रयास जरूर रहेगा किसी न किसी फॉर्म में। तो वो लेटर्स, क्योंकि जब हमारे लेटर से आता था 8-10 दिनों में देते थे, मल्टीपल लेयर में उनको चेक किया जाता था, हर एक बात का अर्थ कुछ और लगाया जाता था, तो इसलिए मैं उनको कभी भेजा नहीं। और तो मैं सोचा कि कहीं ये भेजूंगा फिर उसका क्या अर्थ और निकलेंगे, तो इसलिए मैं वो लेटर कन्वर्सेशन नहीं कर पाया। तो ऐसे कई लेटर्स आज भी मेरे पास पड़ी हुई हैं जो अनडिलीवर्ड लेटर्स हैं, तो आने वाले दिनों में सामने आएंगी। लेकिन जब न्यूज़पेपर्स मेरी एक लाइफ लाइन थी और किताबों का थोड़ा सप्लाई जो मतलब मुझे कम मात्रा में मिल पाई, लेकिन जितना भी मिल पाई वो भी मेरी एक लाइफ लाइन थी। लेकिन जब कई बार मुझे अंग्रेजी या हिंदी में नहीं मिल पाता था, तो मैंने उसको अपने पढ़ने का जो मेरा जो अपने को बचाने के लिए, अपने को सर्वाइव करने के लिए मराठी भाषा सीख ली और वहाँ की लाइब्रेरी से मराठी में पढ़ने लग गया। तो मराठी में कई किताबें मैं पढ़ डाला, और जो कई हिंदी में किताब मैंने हिंदी में नहीं पढ़ी थी, उनका ट्रांसलेटेड वर्जन में मराठी में पढ़ लिया। तो ये जब मुझे अखबारों से पता चलता था कि साईं ने एक पोइट्री की किताब निकाली है, उसका हिंदी में एक वो आया था किताब के बारे में एक आर्टिकल आया था, तो ऐसी न्यूज़, ऐसी खबरें कि साईं इस कंडीशन में रह के और इतना उसका जो फिजिकल और जो लिमिटेशन है उसके बावजूद भी इतना एक्टिवली ये सब कर रहा है, तो वो एक इंस्पिरेशन होती थी, और जेल जीवन को और आगे तक बढ़ाने के लिए वो मदद करता था। तो इस सेंस में भी एक साईं का याद करने का वो है। दोस्तों, साईं का जो दुनिया है, साईं का जो विचार है और जो साईं का पर्सनालिटी है, उसके कई आयाम हैं। वो एक टीचर है, वो अच्छा एक स्टूडेंट रहा है, उसके अलावा कई जो अपने स्टूडेंट लाइफ से ही कई आंदोलनों से जुड़ा है, चाहे रिजर्वेशन के लागू कराने के शुरू का मंडल कमीशन के दौर की बात है, शायद वो उनका स्टूडेंट एक्टिविज्म का दौर रहा होगा। और उसके बाद उनका ज़मीन जो वहाँ का जहाँ से वो आते हैं तेलंगाना से, वो दौर वो इलाका एक संघर्ष का इलाका है, तेभागा तेलंगाना जैसे आंदोलनों का वो भूमि है। और वहाँ जो लिटरेरी जो एक कल्चर है, उससे वो साईं का एक टर्निंग आता है और बाद में उसको इन जनता के अधिकारों की लड़ाई में वो जोड़ता है। उसके बाद दिल्ली आते हैं, इंपीरियलिस्ट ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ कई मोर्चा बनाने में साईं लीड करते हैं। और साईं केवल लिखने वाला ऐसा बुद्धिजीवी नहीं है जिसने आर्टिकल लिख दिया। साईं एक